देखो बेटा, आज हम कर रहे हैं हेडमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम। हेडमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या है, इफ़ एफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन ऑफ फाइनाइट ऑर्डर रो। ये कहता है कि एफ जेड कोई एंटायर फंक्शन हो जिसका फाइनाइट ऑर्डर रो है। रो कैसा है? फाइनाइट ऑर्डर। देन एफ ऑफ जेड को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमें पता है कि जेड की पावर एम ई की पावर जी जेड पी जेड। लास्ट एक थ्योरम आई थी, उसके अंदर हमने ये ऐसा ही किया था। वो थी कैनोनिकल प्रोडक्ट्स। कैनोनिकल प्रोडक्ट में एफ ऑफ जेड को कैसे लिखा गया था, जेड की पावर एम ई की पावर जी जेड और इनटू में पी जेड। जहाँ पे ये कहता है कि एम क्या है, एफ जेड के जीरोज का ऑर्डर है, जेड इजकल टू जीरो के ऊपर। जी जेड क्या है? पोलिनोमियल है। और ये जी जेड पोलिनोमियल कैसी है? इज ए पोलिनोमियल इज द कैनोनिकल प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो। जी जेड इज ए पोलिनोमियल। और यहाँ पे पी जेड लिखो बेटा, ये कुछ समथिंग मिसिंग। पी जेड इज कैनोनिकल प्रोडक्ट है एसोसिएट विद द सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड। यानी जो ये पी जेड है, ये क्या है? कैनोनिकल प्रोडक्ट है जो किससे बना है? एफ जेड की जो नॉन जीरो जीरोज है ना, यानी नॉन जीरो जीरोज का मतलब है नॉन जीरो रूट। इसके जो नॉन जीरो रूट्स हैं उनसे एसोसिएट है ये पी जेड कैनोनिकल प्रोडक्ट। समझ आ गया? ठीक है। तो एफ ऑफ जेड एंटायर फंक्शन है, तो एफ ऑफ जेड को हम ऐसे लिखेंगे। और जहाँ इसके बारे में ये सब कुछ बताया हुआ, देखो कैसे। यहाँ पे क्या है, वी हैव ऑलरेडी शोन इन वेस्टराइज फैक्टराइजेशन थ्योरम दैट एन एंटायर फंक्शन कैन बी रिटन एज। हम पहले ही ये शो कर चुके हैं कि एफ जेड यदि आपके पास एंटायर फंक्शन है तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे जी जेड क्या है, इटसेल्फ है एंटायर फंक्शन है। वी आल्सो अज्यूम दैट, ये किसके अंदर था बेटा? कैनोनिकल प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे ये कहता है कि जी जेड क्या है, एंटायर फंक्शन है। और हेयर वी आल्सो अज्यूम दैट एफ ऑफ जेड इज ए फाइनाइट ऑर्डर रो। और यहाँ पे हमने ऐसा भी अज्यूम किया था कि एफ ऑफ जेड का फाइनाइट ऑर्डर कितना है? रो। ठीक है। देन टू शो दैट जी जेड इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री नॉट एक्सीडिंग रो। तो ये कहता है अब हमें जी जेड एक पोलिनोमियल दिखानी है जिसकी डिग्री रो को एक्सीड नहीं करेगी, यानी इसकी डिग्री रो से ज़्यादा नहीं होगी। इट इज़ क्लियर दैट डिवाइजर ऑफ एफ ऑफ जेड। तो ये कहता है कि हम यहाँ पे एफ जेड को किससे डिवाइड कर दें? सी जेड की पावर एम। क्यों कर दें? क्योंकि जेड की पावर एम देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में है, और सी क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता है बाय चांस तो उससे डिवाइड कर दो, अदरवाइज सी को तो 1 ले सकते हैं हम। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आपको सी, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। अगर हो तो वो सी ले लो, अदरवाइज जेड की पावर एम। क्लियर हो गया? सी को यहाँ पे 1 लेंगे हम क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो इट इज़ क्लियर दैट डिवीजन ऑफ एफ ऑफ जेड बाय सी जेड की पावर एम डज नॉट इफेक्ट द आइदर हाइपोथेसिस। ये कहता है कि जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है उसके ऊपर यदि हम एफ ऑफ जेड को सी जेड की पावर एम से डिवाइड भी कर दें तो उस हाइपोथेसिस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाइपोथेसिस मतलब स्टेटमेंट में जो भी रिजल्ट्स आपके पास गिवन हैं उनके ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यदि हम एफ जेड को सी जेड की पावर एम से डिवाइड कर दें। और द कंक्लूजन ऑफ द थ्योरम, और थ्योरम के कंक्लूजन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ सफिशेंट टू टेक। तो देयरफॉर अगर हम एफ ऑफ जेड को इससे डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है, तो जेड की पावर एम को डिवाइड कर देंगे जेड की पावर एम से, तो हमारे पास एफ ऑफ जेड क्या बचेगा? ई की पावर जी जेड पी जेड। तो यहाँ से क्या लिखा गया? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जी जेड पी जेड लिखा गया। तो ई की पावर जी जेड इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? एफ जेड डिवाइडेड बाई पी जेड। तो यहाँ से ई की पावर जी जेड की वैल्यू एफ जेड बाई पी जेड आने के बाद हम टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, ये मोड आ गया। अब उसके बाद ये बच गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, जैसे कि आपके पास ई की पावर एक्स प्लस का आयटा बाई अगर हो और उसका मोड ले लें हम, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स का मोड अलग से और ई की पावर आयटा बाई का मोड अलग से। ई की पावर आयटा बाई का मोड तो 1 होता है, आपको सभी को पता है। तो दिस इज़ 1
तो देयरफॉर क्या आ गया, ई की पावर एक्स आ गया। और व्हाट इज एक्स, एक्स इज रियल पार्ट ऑफ दिस, देखो ध्यान से, एक्स तो इसका रियल पार्ट है, तो देयरफॉर अगर आपके पास ई की पावर जी जेड का मोड है तो हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर रियल पार्ट ऑफ जी जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ दिस। अब यहाँ से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिया ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल खत्म, तो रियल पार्ट ऑफ जी जेड लॉगरिथम ऑफ दिस माइनस का लॉगरिथम ऑफ दिस। अब यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ये कहता है कि ऑर्डर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ जेड का मोड किससे लेस देन इक्वल टू होगा, ई की एक्सपोनेंशियल ऑफ आर की पावर रो प्लस एप्सिलॉन। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। यदि आपके पास रो एफ ऑफ जेड का क्या होता है, ऑर्डर होता है, तो एफ ऑफ जेड का मोड हमेशा किससे लेस देन इक्वल टू होगा, एक्सपोनेंशियल आर की पावर रो प्लस एप्सिलॉन से। ये रिजल्ट है यहाँ से। अब फॉर सफिशिएंट लार्ज मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, ये कहता कि हमने जितनी लार्ज आर की जरूरत होगी हम उतने ही लार्ज ले लेंगे। फॉर सफिशिएंट लार्ज लिखा इसने, जितना हमारे लिए सफिशिएंट होगा उतनी ही बड़ी आर को बढ़ा देंगे हम। एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए तो लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड का मोड एक्सपोनेंशियल है ना इधर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा। देखो लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल 1 बनता है, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड का मोड किससे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, आर की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन। ये कहता है कि आर को हम जितना कि हमें जरूरत है उतने ही लार्ज ले लेंगे। अब ये कहता है कि इफ़ सिग्मा इज कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट ऑफ द फंक्शन नॉन जीरो जीरोज ऑफ द एफ ऑफ जेड, ये कहता है कि यदि आपके पास सिग्मा क्या है, कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट है, किसका कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट है, नॉन जीरो रोज ऑफ द फंक्शन। जितने भी नॉन जीरो रोज हैं, नॉन जीरो जीरोज हैं, नॉन जीरो जीरोज हैं मतलब कि नॉन जीरो रूट्स हैं एफ जेड के, उनकी कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट हमने क्या ले ली, सिग्मा। देन वी शो दैट सिग्मा किससे लेस देन होगा, रो से। सिग्मा ऑर्डर है ये और ये है एक्सपोनेंट, तो देयरफॉर हमने ये प्रूव कर चुके हैं कि सिग्मा किससे लेस देन इक्वल टू होता है, रो से। आल्सो बाय बोरेल्स थ्योरम भी हमने कर ली है। तो सिग्मा इज ऑर्डर ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट पी जेड, तो बोल्स थ्योरम से क्या होगा कि जो ये सिग्मा है ये किसका ऑर्डर होगा, कैनोनिकल प्रोडक्ट पी जेड का। सो इट इज फॉलोज फ्रॉम द लास्ट थ्योरम से हमारे पास एक रिजल्ट आया था, लॉग ऑफ पी जेड का मोड इज ग्रेटर देन माइनस का रो सिग्मा प्लस का एप्सिलॉन फॉर लार्ज मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर, कि लॉग ऑफ जेड की वैल्यू इसके नेगेटिव से क्या होगी, ग्रेटर। यहाँ से देखो ये लास्ट थ्योरम है, इस लास्ट थ्योरम में लॉग ऑफ पी जेड का मोड इज ग्रेटर देन है माइनस ऑफ दिस से। अब यदि हम टेकिंग नेगेटिव ले लें तो लॉग ऑफ पी जेड का मोड इज लेस देन नहीं हो जाएगा किससे, आर की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन से। समझ आ गया। तो यहाँ पे ऐसा ही रिजल्ट यूज कर रखा है, लॉग ऑफ पी जेड इज ग्रेटर देन है नेगेटिव से, यदि हम नेगेटिव ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है, समझ आ गया। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है, अब यहाँ पे ये नेगेटिव का तो ये आएगा ग्रेटर देन, और अगर हम इसका नेगेटिव ले लेंगे तो ये लेस देन में कन्वर्ट, और ये लेस देन यानी यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा किससे लेस देन इक्वल टू है, रो से, तो देयरफॉर सिग्मा की जगह पे रो अगर यूज करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। समझ आ गया। जहाँ पे सिग्मा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रो से है और आर क्या है, सफिशिएंटली लार्ज है, जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हम लेंगे। अब ये कहता है कि एक तो इक्वेशन नंबर 4 है और एक आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 में देखो क्या था, लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड का मोड इज लेस देन इक्वल टू था आर की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन से। ये इक्वेशन नंबर 3 थी, क्लियर। और यहाँ से हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। ये कहता है कि इनको 3rd को और 4th को ऐड कर दो, ऐड करने पर ये चीज़ लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड का मोड आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस आ जाएगा। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट को अगर राइट में ऐड करेंगे तो एक बार तो ये आर की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन, वहाँ पे भी यही सेम थी,
कि आर की पावर रो प्लस का अपसाइलन, तो दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगी, डबल यानी ट्वाइस हो जाएगी। और ये चीज़ क्या थी, ये थी रियल पार्ट ऑफ जी जेड। ये क्या था, रियल पार्ट ऑफ जी जेड। इसका मतलब कि रियल पार्ट ऑफ जी जेड के लेस देन इक्वल टू लेस देन आ गया टू आर की पावर रो प्लस का अपसाइलन से। सिंस जो आर है वो क्या है, लार्ज है, सफिशिएंटली लार्ज है, सो वी कैन से दैट कि जी जेड इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री नॉट एक्सीडिंग रो। ये कहता है कि जो जी जेड होगी वो क्या होगी, एक पोलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री कभी भी किससे एक्सीड नहीं हो सकती, किससे एक्सीड नहीं हो सकती, रो से। ठीक है, समझ आ गया, रो से एक्सीड नहीं हो सकती क्योंकि इसका रियल जो पार्ट है वो लेस देन किससे है, टू आर की पावर रो प्लस का अपसाइलन से। ठीक है, तो इससे इसकी डिग्री क्या नहीं होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। क्लियर, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल है आपके पास है, ये कहता है कि यूजिंग द हेडमार्स फैक्टराइजेशन थ्योरम प्रूव करो साइन पाई जेड इज इक्वल टू पाई जेड समेशन ऑफ दिस। ये अब फंक्शन क्या आपके पास, साइन पाई जेड, तो इसकी जीरोज देखते हैं हम, इसकी जीरोज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, तो पाई जेड इज इक्वल टू एन पाई, तो इसका मतलब कि जेड इज इक्वल टू एन, इसकी जीरोज आ जाएंगे। तो एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर, तो इंटीजर कैसे होंगे, 0 +-1 +-2 अप टू सोन, दैट इज नॉन जीरो रो। ये तो जीरो रो, सॉरी नॉन जीरो जीरोज, ये तो जीरो रो जीरोज होगी और ये नॉन जीरो होंगे। ये तो जीरो रूट है और ये कैसे रूट है, नॉन जीरो रूट। हमें क्या चाहिए, नॉन जीरो रूट, तो इसके नॉन जीरो रूट क्या होंगे, +-1 +-2 अप टू सो। चेंज द सीरीज, ये कहता है कि ये जो सीरीज आएगी 1/n ये डाइवर्जेंट होगी और 1/n² क्या होगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, ये z इज इक्वल टू n क्या था, इसकी जीरोस थी ना, तो 1/zn लेते, zi लेते थे हम यहाँ पे, और zi क्या होती थी, जीरोज होती थी, किसकी, fz की। तो यहाँ पे zi जीरोज हैं, जीरोज क्या है ये आपके पास, देखो ni है ना जीरोज, तो 1/n लेंगे, लेकिन ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट है, तो इसलिए एक पावर हम बढ़ा देंगे, इसकी एक पावर बढ़ाएंगे, वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे हम ऐसा रिजल्ट लिखते थे कि 1/n की पावर p+ का 1, क्लियर, p+ का 1 लिखते थे। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे तो p की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि p+ का 1 इज इक्वल टू 2 है, तो p की वैल्यू 1 ही हुई ना। तो देयरफॉर ये कहता है कि शो दैट p इज इक्वल टू 1 इज़ द लिस्ट इंटीजर, कि ये कहता है कि p की वैल्यू 1 होगी, इसके अंदर p की वैल्यू अगर 1 होगी तो ही ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। सबसे छोटा लिस्ट इंटीजर यही है, इससे छोटा लिस्ट इंटीजर नहीं है हमारे पास, क्योंकि इससे छोटा अगर हम 1 पुट करते हैं, सॉरी 0 पुट करते हैं, तो ये सीरीज क्या आ जाती है, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट बनाने के लिए यहाँ पे कम से कम हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 1/n की पावर, ये p टेस्ट है, यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1 है, तभी ये सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। और यहाँ पे ये 1 है, 1 के ऊपर ये सीरीज क्या होती है, हमेशा डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे कम से कम p की वैल्यू 1 होगी, तभी ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। फिर उसके बाद 10 था जीन्स ऑफ द कैनोनिकल प्रोडक्ट इज 1। तो इस तरह से जो कैनोनिकल प्रोडक्ट का जो लिस्ट p आई है, लिस्ट p की वैल्यू लिस्ट कितनी आई है, 1 आई है, कम से कम 1 होनी चाहिए, तब जाके सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पे p की वैल्यू 1 हुई, तो जीन्स से उसका कितना हुआ, 1 ही हुआ। दस द कैनोनिकल प्रोडक्ट एसोसिएट विद, ये कहता है कि कैनोनिकल प्रोडक्ट किससे एसोसिएट होना चाहिए, नॉन जीरोज ऑफ साइन ऑफ पाई जेड इज ऑफ द फॉर्म। तो नॉन जीरोज कौन सी हैं बेटा, जेड इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये कैसे एसोसिएट होगा, 1 - का z/n e की पावर z/n। क्लियर, ये ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसमें जहाँ पे n की वैल्यू बेटा, n की वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं लेनी, n की वैल्यू 0 नहीं लेंगे तो एक सीरीज 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक खुलेगी, और एक सीरीज कौन सी खुलेगी, ये देखो, एक सीरीज खुलेगी 1 to ∞, एक खुलेगी -1 to ∞। ठीक है, ऐसा हमने प्रोडक्ट पहले भी खोला है,
देखो कैसे, यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं लेनी, एक तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक सेम रख लिया ये, देखो 1 माइनस का z बाई एन e की पावर z बाई एन। फिर हमने प्रोडक्ट लिखी और यहाँ पे -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी लिख लो इसको, एक बार के लिए मैं खोल के दिखाती हूँ। n इज इक्वल टू -1 टू माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस का z बाई एन और e की पावर z बाई एन। फिर n को रिप्लेस कर दो, यहाँ से नेगेटिव ले लो कॉमन, तो यहाँ से नेगेटिव अगर हटाएंगे तो अंदर से भी नेगेटिव हटेगा, जहाँ है वहाँ हट जाएगा और जहाँ नहीं है वहाँ लग जाएगा। तो देयरफॉर ये जो प्रोडक्ट है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी खोल सकते हैं इसको हम, 1 प्लस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट और यहाँ पे ये नेगेटिव में कन्वर्ट। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ गया, इस प्रोडक्ट को हमने ऐसे खोल दिया, तो n इजकल टू 1 टू इन्फिनेटिव, ये प्लस का इसी कारण लिखा है क्योंकि हमने इस सीरीज को ये नेगेटिव की वजह पॉजिटिव ले ली, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव का पॉजिटिव और ये यहाँ पॉजिटिव का नेगेटिव। अब उसके बाद ये प्रोडक्ट सेम होगी तो बाहर कॉमन, अब इसको मल्टीप्लाई करो, a माइनस का b a प्लस का b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ पे e की पावर z बाई एन e की पावर माइनस का z बाई एन, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो e की पावर 0 1 बन जाएगा। नाउ द ऑर्डर ऑफ जीरोज ऑफ साइन पाई जेड इज 1, ये कहता है साइन पाई जेड का जो ऑर्डर है वो कितना है, 1 है। देखो यहाँ से 1 ही तो था, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जीरोज ऑफ साइन पाई जेड इज इक्वल टू 1 था, सिंस जेड इज इक्वल टू 0 इज ए सिंपल 0, ये इसकी सिंपल 0 है ऑफ साइन पाई जेड का। हेडमार्ड फैक्टराइजेशन ऑफ साइन पाई जेड में बी रिटन एज, तो हेडमार्ड फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू 0 इसकी सिंपल 0, तो जेड की पावर m की जगह पे 1 आ गया ना, जेड की पावर m, क्योंकि सिंपल 0 है, इसका ऑर्डर तो है नहीं, ऑर्डर 1 है इसका, तो जेड की पावर 1, e की पावर जे जेड प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे पी जेड लिखा होता था, यहाँ पे पी जेड की जगह पे क्या आ जाएगी, ये प्रोडक्ट आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ n इजकल टू 1 टू इन्फिनेटिव 1 माइनस का जेड का स्क्वायर और n का स्क्वायर। जहाँ पे जी जेड क्या है बेटा, एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से एक्सीड नहीं करेगी, क्योंकि लास्ट थ्योरम में हमने कर चुके हैं कि जी जेड होता है वो क्या होता है, पोलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री रो से एक्सीड नहीं करती, रो की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब जे जेड इजकल टू पोलिनोमियल है और कितने डिग्री की है, जिसकी डिग्री 1 को एक्सीड नहीं करेगी, 1 तक तो हो सकती है लेकिन एक्सीड नहीं करेगी, 2 नहीं हो सकती, तो ये लीनियर फॉर्म हो गई, यानी ए नोट प्लस का a1 जेड की फॉर्म। तो साइन पाई जेड इजकल टू जेड ये एज इट इज e की पावर a नोट प्लस का a1 जेड प्रोडक्ट एज इट इज। अब ये कहता है साइन पाई जेड, इस जेड को इसके नीचे ले जाऊँ, जेड को अगर हम इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये कहता है कि ये पाई को अप्रोच कर जाएगा। कैसे, देखो इसको पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड करवा लो। अब यदि लिमिट जेड अप्रोच टू 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, सभी को पता है। यदि हम यहाँ पे जेड अप्रोच टू 0 करवा दें तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो देयरफॉर 1 इंटू में पाई, तो ये किसको अप्रोच हो जाएगा, पाई को। अब एज जेड अप्रोच टू 0, सो मेकिंग जेड अप्रोच टू 0 इन फर्स्ट के अंदर अगर हम जेड को इसके नीचे ले आएँ और फिर उसके बाद लिमिट अप्रोच करवा दें, लिमिट जेड अप्रोच टू 0, तो ये तो पाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड दो, यहाँ पे ये तो हो जाएगा पाई, और यहाँ पे ये क्या बचेगा, e की पावर 0, e की पावर a नोट बचेगा, e की पावर a नोट बचेगा, और यहाँ पे ये 0 बनेगा तो यहाँ पे ये 1 बनेगा। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई पाई, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई पाई। राइट हैंड साइड में ये जेड इसके नीचे चला गया, ये जेड इसके नीचे चला गया, पाई में कन्वर्ट, ये ख़त्म। यहाँ से e की पावर, ये जेड हो गया 0, तो e की पावर a नोट बन गया, यहाँ पे जेड 0, यहाँ पे जेड 0, तो ये 1 बन गया। 1 की चाहे कितनी बार भी प्रोडक्ट करो आंसर तो 1 ही आएगा, समेशन होता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को 1 को कितनी भी टाइम प्रोडक्ट कर लो 1 ही आना है, तो देयरफॉर ये प्रोडक्ट हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, e की पावर a नोट, और ये इसके लेफ्ट में चला गया तो e की पावर a नोट बना, यानी पाई की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर a नोट। क्लियर, e की पावर a नोट की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। तो e की पावर a नोट, इसको हम कर लेंगे ब्रेक, e की पावर a नोट को लिख लेंगे पाई, और e की पावर a1 जेड अलग से, और ये जेड इसके नीचे चला गया, और ये पाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस। अगेन रिप्लेसिंग, ये कहता है कि जेड को अगर हम माइनस जेड से रिप्लेस कर दें 2 के अंदर, तो हमारे पास ये ऐसी इक्वेशन, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव बाहर कॉमन, नेगेटिव नीचे से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में तो कोई असर नहीं पड़ना, राइट में पड़ेगा। यहाँ पे जेड की जगह पे माइनस का जेड, यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा आ जाएगा ये। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th से हमारे पास क्या गिवन होगा, देखो 3rd और 4th से, सेकंड और थर्ड लिखो, हाँ सेकंड और थर्ड से।
सेकंड और थर्ड से क्या है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगी, और राइट इक्वल पुट करेंगे तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो देयरफॉर क्या बनेगा, e की पावर a1z इज इक्वल टू e की पावर माइनस का a1z। यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल, और हैंस साइन पाई z a1 की वैल्यू 0 आ गई, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और आपके पास बचा ही क्या था, साइन ऑफ पाई जेड डिवाइड बाई a1 ही बचा था, इसकी वैल्यू 0, तो ये 1 बन गया, तो पाई इंटू में दिस और z इधर ले जाएंगे, तो देयरफॉर साइन पाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, पाई जेड प्रोडक्ट ऑफ दिस। उसके बाद देखो बेटा ग्रीन फंक्शन, ग्रीन फंक्शन में क्या है, g इज ए रीजन इन द प्लेन एंड लेट a बिलोंग्स टू g, ये कहता है कि g कोई भी रीजन है प्लेन के अंदर और a बिलोंग करता है g के अंदर। ए ग्रीन फंक्शन ऑफ g विद सिंगुलरिटी एट a इज ए फंक्शन, ये कहता है एक ग्रीन फंक्शन कैपिटल G का जिसकी सिंगुलरिटी, जिसके अंदर सिंगुलरिटी क्या है, a है, किसकी, इज ए फंक्शन, मतलब कि जिसके अंदर क्या सिंगुलरिटी है, a सिंगुलरिटी है फंक्शन की। g ऑफ a इज द फंक्शन g ऑफ a g से लेकर के r तक विद द प्रॉपर्टी, g ऑफ a को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन फंक्शन बोलेंगे। इस ग्रीन फंक्शन की a क्या है, सिंगुलरिटी है, क्लियर, a के ऊपर ये एनालिटिक नहीं है। ये कहता है कि दिस इज हार्मोनिक इन z माइनस का a, ये कहता है कि a के ऊपर तो सिंगुलरिटी थी तो a को तो बाहर निकाल दिया, g में से a को बाहर निकाल दिया, a के ऊपर सिंगुलरिटी थी तो बाकी जगह तो एनालिटिक है ना, एनालिटिक है तो वो क्या होगा, हार्मोनिक होगा। अब g z इज इक्वल टू g ऑफ z प्लस लॉग ऑफ z माइनस का a, ये भी हार्मोनिक होगा अबाउट द डिस्क a डिस्क के अबाउट में ये फंक्शन भी क्या होगा, हार्मोनिक होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्या कहती है कि लिमिट z अप्रोच टू w g a z इज इक्वल टू 0 होगा, हर एक w इन ये करली इन्फिनिटिव g, इसका मतलब क्या है कि g की ये कर लिखते हैं, ये इसकी बाउंड्री से रिलेट होता है, लेकिन बाउंड्री भी कैसी, यहाँ पे इन्फिनिटिव रेडियस का मतलब कि ओपन है, ये बिल्कुल बिल्कुल ओपन है, w इसके इस रीजन के अंदर है, यानी इसकी g की इन्फाइनेटली बाउंड्री के ऊपर बिलोंग करता है और w इसके अंदर है, और लिमिट z अप्रोच टू w है, तो g a z की वैल्यू उस केस में कितनी होगी, इसकी लिमिट कितनी होगी, 0 होगी। तो ये ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये ग्रीन फंक्शन हमारे कई जगह पे आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आता है, और तो देयरफॉर इसका ग्रीन फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्रीन फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से यानी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से अलग है, ठीक है, BVP से अलग है ये, इसको ये अलग प्रॉपर्टी है, उसकी अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैच नहीं करती तो इनको लर्न कर लेना एक बार। ये ग्रीन फंक्शन होता है और ये इसी के साथ आपकी ये थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो गई। अब आपके पास फोर्थ यूनिट पे आ जाएंगे हम, ठीक है, फोर्थ यूनिट पे आ जाएंगे, अब ये कर लेना।